हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशंस एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। यह मेथड बेहद ही पॉपुलर तथा कन्वीनियंट है, क्योंकि इस मेथड के स्टार्टिंग में ही किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट अर्थात हटा दिया जाता है और दूसरे वेरिएबल का आंसर बहुत ही सिंपल वे में निकाल लिया जाता है। तो इस तरह के वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स को अच्छी तरह समझने के लिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्वायर वेलकम करता हूं आप सभी का आपका अपना चैनल मस्टर्ड क्लासेस में। अब एक्सरसाइज 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है ये देखिए। इसके अंदर कह रहा है कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन या तो आप एलिमिनेशन मेथड से निकाले या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बट आपको हमने पिछले एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही अच्छी तरह से समझा रखा है। आज के क्लास में जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि एलिमिनेशन मेथड्स को बिल्कुल ही जीरो लेवल से समझाते हुए आपको बहुत अच्छे लेवल पर कैसे ले जाया जाए। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके एलिमिनेशन मेथड्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब एलिमिनेशन मेथड में जो सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि किसी ना किसी एक वेरिएबल को मुझे टारगेट करना है, जिसको मुझे एलिमिनेट करना है। तो अब देखिए, जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम स्टार्टिंग फेज में उस वेरिएबल को टारगेट करते हैं जिसका साइन पहले से ही क्या हो, चेंजेस हो। अब यहां पर देखिए, ये y प्लस में है और यहां पर y माइनस में है। तो हमने क्या क्या टारगेट कर लिया कि मुझे y को एलिमिनेट करना है। वैसे आप चाहे तो आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बट चूंकि अभी मैं आपको पहली बार समझा रहा हूं तो आप जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं आप वैसे वैसे ही समझते जाइए। अभी बिल्कुल अपने तरफ से कोई कंसेप्ट नहीं लगाना। अब जैसे हमने टारगेट कर लिया तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि इन दोनों ही इक्वेशन को लेबलिंग कर लेना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए, अब ये दोनों को अगर मुझे कैंसिल करना है तो उसके पीछे भी 3 होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोफिशिएंट सेम होगा तभी तो ये दोनों टर्म इक्वल होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द इक्वेशन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि अगर कैंसिल हो तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाए। तो इसको पूरा का पूरा कंसेप्ट को फॉलो करते हुए, रूल को फॉलो करते हुए हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। जैसे इसमें 3 किया तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 3y = 15। हमने किससे मल्टीप्लाई करी था, 3 से। और इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं थर्ड, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब देखिए, ये इक्वेशन ही बन के यहां आया है। अब ये और ये, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ये बताइए, इन दोनों इक्वेशन को अब लिखेंगे यहां एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अलग अलग इक्वेशन सपोज करने से क्या होता है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो जैसे हम ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये यहीं पर लिख देते हैं 3x + 3y = 15। ये हमने किसको रखा, थर्ड को ऊपर में रखा, ठीक, और सेकेंड वाले को नीचे रखा। आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी लिख सकते हैं इसको। जैसे हमने ये लिखा, अब जैसे हमने ऐड किया, मतलब सिंपली ऐड करना है, तो ऐड में क्या होता है, सिंपली आप इसको काट दीजिए, कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसा इक्वेशन है वैसे ही, क्योंकि हमने पहले से ही बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग कर रखी थी। जैसे ये कटा, अब चूंकि ऐड ही है तो ये दोनों देखते हैं सेम कैटेगरी है, तो ये सेम टर्म होने के चलते ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x और ये = है, और यहां पर क्या हो जाएगा 5x = 19। तो इस तरह से ये जो हमारा आंसर आ गया 19/5। अब देखिए, यही चीज हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि एलिमिनेशन मेथड बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है, क्योंकि इसके अंदर पहले ही फेज में एक तो आपका वेरिएबल गायब हो जाएगा, तो दूसरा वेरिएबल रह जाता है, उसको सिंपल अलजेब्रिक प्रोसीजर करके 1 या 2 स्टेप में आप वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ही x का वैल्यू निकला, वैसे ही इस x के वैल्यू को किसी एक वेरिएबल में और ये जो हमारा इक्वेशन है उसमें डाल दीजिए। अब आप फ्री हैं,
फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड तो फर्स्ट जैसे ही है, लेकिन हम उन सभी इक्वेशंस को सर्च करेंगे, प्रायोरिटी में रखेंगे जो कैलकुलेशन में सिंपल दिखे, जिसके अंदर ज्यादा बिगर नंबर ना हो। तो हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन और बेहतरीन इक्वेशन तो कोई हो नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे ये देखिए, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, मर्जी तो नहीं भी लिखिए, सीधे लिख दीजिए फ्रॉम 1 तब भी ठीक है। तो यहां से लिखेंगे 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। अब यहां से देखिए मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो हमने इंप्लाइज लगा दिया, तो y इधर आ गया और 19 को इधर ले जाएंगे, तो 5 माइनस 19 और टोटल 19/5 है। तो इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और ये 25 माइनस 19, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 6/5। तो देखिए देयरफॉर x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। अब ये सही है या गलत है, इसको हम लोग सिंपल तरीके से क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे। दोनों को यहां जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया देख लीजिए, 25/5। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर है, 25/5 कितना होगा 5, और जो कि हमारा आरएचएस में है। तो आपने देखा कि एक सिंपल हमने एक जरा सा ट्रिक लगाया, जिसमें किसी हमने वेरिएबल को गायब कर दिया, और इसी पूरे कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड्स। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे। जितना हमने इसमें एंजॉय किया, सेम हम यहां पर सारे रूल फॉलो करते हुए इसमें भी एंजॉय करेंगे। तो चलिए अब स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेवल कर लेते हैं। फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे कि जब किसी भी वेरिएबल में अगर साइन डिफरेंट दिखे, जैसे ये प्लस और माइनस, तो फिर से हमारे टारगेट पर कौन आ गया, वही y। और मुझे ये दिख गया कि अगर हम सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सीधे ऐड करने से ये कट जाएगा। कितना मजेदार है, मतलब आप 1 2 3 क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा कि इससे तो इजी और इंजॉयबल मेथड तो कोई है ही नहीं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अमंग ऑल दीज मेथड्स, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और भी बहुत सारे, जैसे रिड्यूसिबल मेथड तो यहां अप्लाई होगा नहीं, तो बहुत सारे मेथड्स में से सबसे बढ़िया मेथड एलिमिनेशन मेथड ही है। तो बस आप भी उसी को फॉलो करिए और फिर से इस पर एकदम बिल्कुल मास्टरी करिए। तो क्या होगा, आगे आ जाइए इस पर। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां वही स्टेटमेंट, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2, जैसे किया तो ये क्या आ गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और इसको हमने 3 मान लिया। कोई बात नहीं है, क्योंकि सेकेंड 3 में कन्वर्ट हो गया। अब चाहे तो आप सेकेंड भी लिख सकते हैं इसको। बहुत सारे आपको टीचर्स आपको बोलेंगे कि नहीं इक्वेशन सेम ही है, आगे पीछे ही मल्टीप्लाई किए तो इक्वेशन का नंबरिंग क्यों चेंज होगा। बट अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हमने ले लिया, क्योंकि हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया था, एक नया इक्वेशन बन गया। ठीक, अब ये हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और चूंकि साइन तो पहले से उल्टा है तो हम सिंपली क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, शायद मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जैसे वी गेट लिखा तो क्या होगा, आप देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और यहां पर क्या होगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए साइन पहले से ही डिफरेंट है, तो जब हम ऐड करेंगे तो सेम टर्म वाला तो कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू कितना 14। तो देखिए कितना बढ़िया हो गया, जैसे कैंसल आउट होगा तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2, और इस x का वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे, हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम यहीं पर करते हैं, जो बचे हुए हमारे पास स्पेस है इसको यूज कर लेते हैं। x का वैल्यू आप किसी में डालिए तो क्या होगा, अब देखिए मैं एकदम बिल्कुल शॉर्ट यूज कर रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट, सबसे बढ़िया किसी में भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फर्स्ट में डाला, x का वैल्यू कितना 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो ये 4y ये चला जाएगा इधर, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, तो कितना हो गया ये y इज इक्वल टू 4/4, तो योर आंसर इज 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू
1, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अगर आपको कभी डाउट हो कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को किसी भी एक इक्वेशन में x और y के जगह पर डाल देंगे और ये पूरा सॉल्व होके आपका RHS आ जाएगा। एक बार चलो चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। यहां पर आप 2 डालिए तो 2 2 जा 4 और -2, तो 4 - 2 = 2। एक्यूरेट आंसर आ गया। आप क्रॉस वेरीफाई इधर से भी कर सकते हैं, वैसे इसमें करने की क्या जरूरत है, मैं इसी इक्वेशन से तो ये निकाला हूं। तो आप ट्राई करो कि जो इक्वेशन में हमने नहीं डाला था उस इक्वेशन में x और y का वैल्यू डाल के वहां पर अपने वैल्यू को क्रॉस वेरीफाई कर लें। तो इस तरह से हमने देख लिया दोनों। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड में है 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। आपने अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको लगा होगा कि ये सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखा। तो सबसे पहला जो मेरा ड्यूटी बनता है कि इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ढंग से लिखूं। तो सिस्टमेटिक ढंग को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी बोलते हैं। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लिया। 4 को मैं क्या किया, एक तरफ जाके शिफ्ट कर दिया, उसको राइट साइड में लिख दिया और साथ ही इसको हम लेवल भी कर देते हैं, इक्वेशन 1। इसी तरह से हम सेकेंड वाले को भी इसी तरह से लिखते हैं। 2y को हम x के तरफ ले गए तो ये साइन चेंज हो गया नेगेटिव और ये तो इसी तरफ रहा। इस तरह से ये हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा एफर्ट लगा के रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लिया। कहीं इससे फायदा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने से मुझे साइन के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा जो वेरिएबल है और टर्म है उसके पीछे कौन सा साइन है, प्लस है या माइनस है। उससे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये देखिए, पीछे हमने एक कंसेप्ट बताया था कि हमेशा उस टर्म को टारगेट करो जिसका साइन डिफरेंट हो, दैट मींस प्लस और माइनस। यहां तो ऐसा हो नहीं रहा। कहिएगा इसके पीछे तो दोनों में माइनस है, इसके पीछे दोनों में प्लस है, अगर नहीं कुछ लिखा है तो प्लस है। अब क्या करेंगे, तो अब हमारा एक दूसरा ट्रिक काम करेगा। कहिएगा क्या, अब हम दोनों में से, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, दोनों में से किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं, दोनों इक्वल तराजू पे है, लेकिन उसमें भी एक ज्यादा इजी है। कहिएगा कौन सा। अब यहां पर देखिए, अगर हम इक्वेशन 1 को केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 के इक्वल हो जाएगा ये, लेकिन y के साथ ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि y में देखिए, y में ये 5 और 2 है ना, तो 2 के टेबल में 5 है और ना 5 के टेबल में 2 है। तो इस तरीके से ये आपको थोड़ा सा मेहनती वाला आपको प्रोसीजर हो जाएगा। तो वो स्टेप छोड़कर हम कौन सा स्टेप बताया आपको कि डायरेक्ट इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको लिखेंगे यहां मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां 3 3 9x माइनस 15y इज इक्वल टू, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12। और अब हम इसी इक्वेशन को थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट कन्वर्ट हो गया थर्ड में और सेकंड है ही। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो 9x गायब नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, तो अब पहली बार मुझे क्या करना है, इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को क्या करना है, माइनस करना है। तो ऐसे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड, ध्यान से समझिएगा, या यहां पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, फ्रॉम किसमें से, थर्ड। मतलब इसको माइनस करना है। या आप अगर ये इस लैंग्वेज में नहीं फंसना चाहते हैं तो आप सिंपली लिख दीजिए सबट्रैक्टिंग, ठीक है ना। कौन कौन सा, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो इससे क्या होगा, हम नीचे ही सबट्रैक्ट कर देंगे, अपने आप पता चल जाएगा। अब लेकिन चूंकि फ्रॉम लिखा है थर्ड, तो इसको पहले लिखेंगे। फ्रॉम जिसमें लिखा होता है इसको पहले लिखते हैं, और सबट्रैक्टिंग इक्वेशन दिस, तो इसको अब नीचे लिखेंगे। और जैसे हमने ये लिखा, सबट्रैक्टिंग लिखा है, तो सबट्रैक्ट का मतलब होता है पीछे माइनस डाल देना। अब उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है ये देखिए, अगर आप इसके पीछे माइनस डालेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो हमको यह बात पता है कि पीछे प्लस है तो इसको डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, और माइनस के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। तो हमने काटा नहीं क्योंकि वो गंदा हो जाता है, फिर से पहले मिटाओ काटो। तो हमने क्या किया, जब भी सबट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन के जो साइन होता है ना उसके पीछे अपोजिट साइन डाल देते हैं। इसके पीछे प्लस है तो यहां माइनस। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर हो गया। जैसे ही ये इतना स्टेप किए ये कट गया। अब यहां पर ये साइन गायब हो गया।
अब इसके साथ ये साइन एक्टिव हो गया। अब इसके साथ आप आंसर निकालिए, तो जब -15y अब +2y, आप ही बताइए कितना होगा, -13y। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जब आप इसको करेंगे तो ये होगा, और इस इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा 5। तो फाइनली आंसर आपका हो गया y इज इक्वल टू -13, नीचे जाएगा तो माइनस ऊपर चला जाता है, तो ये हो गया आपका y का वैल्यू। अब इस y के वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो डालें यहां लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। हमने आपको क्या बोला था कि हम उसी क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, इक्वेशन को, जो इक्वेशन सिंपली बिल्कुल ही बहुत ही कम कैलकुलेशन दिखे जिसमें, तो दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए। हम चलिए इसको ले लेते हैं। तो अब यहां पर क्या है, 3 इंटू एक्स तो है ही, तो पहले तो x लिख लीजिए क्योंकि x ही का वैल्यू आएगा, 5 इंटू, और ये यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिए आप -5/13, ठीक, और इज इक्वल टू कितना 4। अब यहां से क्या आ जाएगा, इंप्लाइज डालिए, 3x इज इक्वल टू 4, और ये माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस, और ये 25/13। तो ये आंसर कितना आ गया, एलसीएम 13, और यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 52, ठीक है, -25, और ये तो 3x है ही। अब फाइनल आंसर आ गया आपका x इज इक्वल टू, जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27, तो ये हो गया 27/13 इंटू ये आ जाएगा 3, यहां से ये कट जाएगा 9, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 9/13। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो देखिए इसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया है, बहुत सारा ट्रिक्स भी बताया है। अब मुझे लग रहा है कि आप और भी स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चंस करने के बाद। अब अगले वाले क्वेश्चंस पे आ जाइए, फिर से देखिए एक बार, इसमें क्या दिख रहा है, कहीं 2 नीचे है, कहीं इधर 2 है, इसके अंदर गायब है। तो सबसे पहला जो मेरा ड्यूटी बनता है कि इसका एलसीएम ले ले, इसका भी एलसीएम ले ले, नहीं कुछ है तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेकर उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख ले, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था, क्योंकि उसके बाद फिर हम जज करेंगे कि गायब किसको करना है। तो जैसे हमने एलसीएम लिया तो ये 3 चला गया इधर, तो ये 3x, ये चला जाएगा इधर 4y, और नीचे एलसीएम में 3 2 जा 6 था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। बात क्लियर है? बस ये काम तो आपको जरूर से करना होगा। अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन में जितने भी फ्रैक्शन वाला पार्ट है और मिक्स वाला पार्ट है, कहीं पर भी है, डेसिमल वाला पार्ट है, तो ट्राई करिए कि उसको एलसीएम लेकर उसको ठीक ठाक करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लें। अब सेम यहां पर भी काम करेंगे, इसके नीचे तो नहीं कुछ था तो 1 लिख दिया अपने मन से, एलसीएम लिया 3, तो ये हो गया 3x माइनस y, और इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 9, ये इक्वेशन सेकंड। अब एक बार गौर से ये देखेंगे, बस 2 सेकंड की बात है। जैसे हमने देखा, मैंने बोला ये तो बढ़िया बात हो गई। अब यहां देखिए हमारे पास अब 2 अलग अलग क्या है, लालच है। कहेगा सर आप तो लालच बहुत सारा आ गया इस क्वेश्चन में, कहेगा कैसे। अब जो हमने पीछे समझाया था कि देखिए यहां पर प्लस और यहां माइनस है, तो अगर हमने सेकेंड इक्वेशन में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। लेकिन जैसे मैं ये चीज सोच रहा हूं, वैसे ही एक बार और स्ट्राइक किया, अरे ये तो दोनों बराबर है, तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो बस यहीं पर आपका स्ट्राइक हो जाता है, इसी को बोलते हैं मास्टर ट्रिक। तो फटाफट क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर देखिए अब बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बस हो गया। अब किसमें से किसको है वो बात की बात है, नीचे करेंगे अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और यहां 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, और जब चूंकि अब नीचे इसको लिख दिया तो इसका माइनस कर दीजिए, इसको तो माइनस करेंगे तो इसका साइन पलट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, यहां से ये कट गया और अब ये प्लस हो गया, तो 4 और 1 5y इज इक्वल टू, ये भी हो गया -15, तो y इज इक्वल टू कितना, -15/5, तो ये हो गया -3। ठीक है, देख लीजिए कितना आसान हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे y इज इक्वल टू कितना आ गया -3, ये वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे सिंपल दिख रहा है। तो जैसे ही यहां लिखेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड,
और कुछ भी ज्यादा नहीं लिखना, लैंग्वेज जितना कम लिखिए मैथ्स में उतना बढ़िया है, बट जहां लिखने की जरूरत हो वहां जरूर से लिखिए। तो यहां पर क्या होगा, 3x माइनस वाई कितना है हमारा, इज इक्वल टू 9। अब इसको पहले इधर ले जाएंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 कितना, 6 हो गया। तो x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा पूरा का पूरा फाइनल आंसर हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। अब देखिए अगर आप x इज इक्वल टू 2 डालिए तो 6 आ गया, 3 2 जा 6, और y के जगह पर ये डालिए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, तो 6 और 3 9, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ गया। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3, ये हमारा फाइनल आंसर रहा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब सबसे पहले क्या करना है, ये जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म करना है, फिर उसका एग्जिस्टेंस चेक करना है कि ये सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, और उसके बाद अगर वो एग्जिस्ट करता है तब उस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस मुझे एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो बिल्कुल ही सब कुछ क्लियर है। अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट पर। इसमें लिखा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1 and next part क्या कह रहे हैं, it becomes 1/2, उल्टा दे रखा है इसमें। if we only add 1 to the denominator then what is the fraction। तो इस पूरे क्वेश्चन से एक बात तो क्लियर हो गया कि सबसे पहले मुझे जो आगे बढ़ना है वो फ्रैक्शन के साथ आगे बढ़ना है। तो हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, let numerator be x and denominator be y। तो यहां से हम क्या करेंगे, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि जब तक हम फ्रैक्शन पे पहुंचेंगे नहीं तब तक इसमें जितने भी कंडीशन है कोई भी अप्लाई नहीं होगा। तो मुझे बिल्कुल ही इत्मीनान से सबसे पहले हमने न्यूमरेटर ले लिया x और डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि यदि फ्रैक्शन में जो 1 न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और एक जो है ना सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तब जो पूरा पूरा फ्रैक्शन है वो रिड्यूसेस टू, मतलब कम हो जाता है, और कभी कभी ऐसे भी लिख सकता था चेंजेस टू। तो रिड्यूसेस टू कितना हो जाता है, ये 1। तो इसका मतलब ये यहां पर डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, और यहां से क्या होगा, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पार्ट पर, इट बिकम्स 1/2। तो हम सबसे पहले 1/2 लिख ही दें, जो कह रहा है उसमें हम क्यों अपना दिमाग लगाए। तो ये हमने 1/2 यहां लिख दिया, क्यों, इफ वी ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर, दैट मीन्स फ्रैक्शन तो है, उस डिनोमिनेटर में हमने एक यहां से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ऐड कर दिया। फिर से वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। तो इस फाइनल क्या लिखेंगे, यहां ये लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब देखिए यहां से आप डायरेक्ट चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, बट यहां पर एक चीज कर रहे हैं, इफ दे एग्जिस्ट, मतलब ये आपको एक छोटा सा काम करना है, क्या, एग्जिस्टेंस चेक करना है। तो यहां लिखते a1 अपॉन a2, तो ये हो गया कितना 1/2, और b1 अपॉन b2 ये हो गया -1 अपॉन -1। देख लीजिए, तो ये हो गया आपका कितना 1। तो यहां तो एक बात का क्लियर है, क्या, हियर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आपको पता है ना कि इस केस में क्या देता है, ये देगा इट गिव्स, क्या, यहां पर ये देगा यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको इतना ही लिखना है। और यूनिक सॉल्यूशन क्या करता है, यूनिक सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करेगा तभी तो यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो ये बात क्लियर हो गया। अब हम सब कुछ को एक साइड रखते हुए अब हम दोनों इक्वेशन पर फोकस करते हैं। अब ये देखिए, ये लैंग्वेज का जो भी क्वेश्चंस होता है ना, उसके अंदर
इक्वेशन भी बहुत सिंपल तरीके से बनता है और उसका सॉल्यूशन भी बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। अब यहां देखिए ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड है, देखते हैं वाई वाई दोनों सेम है, तो हम क्यों ना दोनों को क्या करें, माइनस कर दें। तो यहां सीधे लिखते हैं हम सबट्रैक्टिंग, क्योंकि मुझे एक गायब करना है। देखिए कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, साइन दोनों का सेम है, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। तो क्या होगा, सबट्रैक्टिंग 1 and 2, ऐसा, ठीक है ना, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। तो क्या करेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो हम क्या करेंगे, 1 को पहले लिख लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू -2, और यहां पर ये लिखते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसके पीछे साइन चेंज कर दीजिए, तो देखिए ये कट गया, यहां से कितना आ गया x और -2x, तो -x, और यहां से ये कितना हो जाएगा -3, तो x इज इक्वल टू हो गया फाइनल 3। अब इसका वैल्यू आप ऊपर डाल दीजिए, तो यहां से कितना फ्रॉम 1, तो मुझे ये बात पता है कि 1 ये है, तो ये आ गया 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो यहां से कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस, इधर जाएगा तो -5 और ये माइनस, तो कट के कितना हो गया, y इज इक्वल टू 5। तो आपका जो फ्रैक्शन हो गया, देयरफॉर फ्रैक्शन कितना, क्योंकि आपको फ्रैक्शन ही निकालना है, तो फ्रैक्शन आ गया x अपॉन y, और x हमारा कितना है, यहां से देखिए x आ गया हमारा 3 और y कितना है 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड पार्ट है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? इस पूरे क्वेश्चन में एक आखिरी पार्ट से ये पता चल रहा है कि आपको पूरा सॉल्व करके नूरी और सोनू का एक्चुअल में एज निकालना है, दैट मीन्स प्रेजेंट एज निकालना है। तो जो चीज निकालना है हम उसी को सपोज करके और फिर जैसे जैसे कंडीशन दे रखा है उससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो हम सपोज करेंगे वो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी is equal to x years and present age of Sonu is equal to y years। अब ये बात हमने इसको सपोज कर लिया। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में देखिए 5 years ago, तो अगर x और y दोनों प्रेजेंट एज है नूरी और सोनू का, तो 5 years ago क्या होगा, तो 5 years ago मतलब होता है कि 5 years आप दोनों में से रिस्पेक्टिवली माइनस कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम डायरेक्ट यहीं पर फ्रेम ही कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नूरी भी 5 years पहले और सोनू भी 5 years पहले। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नूरी विल बी थ्राइस, लिखा है देखते हैं वॉज थ्राइस, तो नूरी वॉज थ्राइस as old as सोनू, दैट मीन्स ये पहले से क्या थी 5 years ago नूरी सोनू की कितनी तिगुनी थी। तो हम इक्वल करने के लिए, क्योंकि यहां पर सोनू तो क्या हो गया छोटा हो गया, तो सोनू में हमने क्या किया, सोनू 5 years ago वाला जो एज था सोनू, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 years ago नूरी के एज के इक्वल हो गया। यहां मैं इसको क्या करता हूं, सबसे पहले सिस्टमेटिक करके उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, और ये इधर आएगा तो x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -10। तो ये इक्वेशन 1 हम सपोज ही कर लें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है 10 years later, मतलब क्या कि ये भी 10 years ऐड करेंगे, इसमें भी 10 years ऐड करेंगे, तो ये फ्यूचर में चला गया। तो क्या करें, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अभी भी नूरी तो वैसे भी पहले से बड़ी है, तो नूरी अब क्या हो जाएंगी इस सोनू से 2 गुना।
तो हम क्या करते हैं, इक्वल करने के लिए फिर से सोनू के एज में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एकदम बिल्कुल सीन क्लियर होना चाहिए। अब ये जो लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्मेट में बहुत अच्छी तरह से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। और इसी तरह से अगर आप धीरे धीरे आप समझते चले जाएंगे, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाएंगे, तो आप अच्छी तरह से सभी क्वेश्चंस को सीख पाएंगे। अब यहां आ जाइए, फिर से वही काम करेंगे, क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहां करेंगे क्या, x plus 10 is equal to 2y plus 20, और फिर से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे x minus 2y is equal to 10, और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं। यस, मजा आ गया, कहिएगा क्या, इसमें भी x इसमें भी x, दोनों ही सेम। तो अब मुझे क्या करना है, केवल उसको माइनस करना है। अब समझ आ रहा है बात। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन को यहां ले जाकर के और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, इससे पहले कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो भी हम चेक कर लेंगे। वैसे मुझे ये पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार मैं यहीं पर एक लाइन लिख करके चेक कर लेता हूं जल्दी जल्दी से। यहां देखिए a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1, तो ये हो गया 1। b1 अपॉन b2 चेक कर लेते हैं, ये आ गया -3 और ये हो गया -2। तो बिल्कुल ही ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हियर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर क्या होगा, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसका, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक, तो ये चीज आप यहां पर खाली बस केवल कितना 10 या 15 सेकेंड का था, तो आप एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि एग्जिस्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट में पहले फर्स्ट वाले को लिखेंगे, बस हो गया। x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, और ये वाला लिखेंगे यहां, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू दिस। ये बात पूरा क्लियर है। अब यहां से हम माइनस कर देंगे, इसको प्लस इसको माइनस, ये कट गया, और यहां से कितना आ गया, -y इज इक्वल टू -20, तो y इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ सोनू आ गया 20 ईयर्स। अच्छा है, तो इसके आगे YRS लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। जैसे फर्स्ट लिखा, फर्स्ट मुझे ये पता है, वैसे यहां से भी उठा सकते हैं। तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10 प्लस 60, तो ये आ गया 50। तो यहीं पर हम लिख देते हैं YRS। दैट मीन्स नूरी का प्रेजेंट एज 50 ईयर्स है। तो इस तरह से हमने क्या किया, बहुत अच्छी तरह से सोनू का भी प्रेजेंट एज और नूरी का भी प्रेजेंट एज मैंने निकाल लिया। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन करने के बाद थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज twice the number obtained by reversing the order of the digits, then find the number। अब इसमें सबसे पहले पूरे एक नंबर का गेम है। अब जिन स्टूडेंट को नंबर का कंसेप्ट नहीं पता कि हम अलजेब्रिकली हम नंबर को 2 डिजिट नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो वहीं से उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब हम इस पूरे प्रॉब्लम्स के जड़ को हम पकड़ते हैं, कैसे, ये देखिए। आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे अगर मैंने बोला आपको 35, तो नॉर्मली इसको कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 3, ध्यान से समझिएगा, अब प्लस 1 इंटू 5। यह है हमारा 2 डिजिट्स नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके अंदर एक एक चीज मेंशन है कि ये जो 3 वाला डिजिट है वो 10th प्लेस पर है, और 5 वाला डिजिट है वो 1st प्लेस पर है। इसी पूरे बात को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या कर रहे हैं, 2 डिफरेंट वेरिएबल सपोज करते हैं, एक हमारा 10th प्लेस वाला और एक यूनिट प्लेस वाला, और फिर इस तरह से हम एक नंबर फॉर्म करते हैं, और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे हम यहां से, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ
the number is equal to x and tens digit of the same number, मैं लिख ही देता हूं पूरा, इज इक्वल टू वाई। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस इस बात को समझिए। हमने यहां लिखा यूनिट डिजिट और यहां लिखा टेंस डिजिट। आप ही बताइए, अब अगर मैं यहां पर नंबर की बात करूं, अगर मैं नंबर फॉर्म करूं, देन द नंबर कितने होंगे? नंबर होंगे जो यूनिट डिजिट है इसको यहां लिख दीजिए, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो टेंस डिजिट वाला है वो इस तरह से आ जाएगा। बस 99% स्टूडेंट को यही बात समझना होता है कि ये जो 2 डिजिट वाला नंबर है वो किस तरह से फॉर्म होता है। तो हमने ये चीज कर लिया। अब आ जाते हैं जो जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब इस बार क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये केवल इस डिजिट की बात कर रहा है कि अगर इन दोनों डिजिट को आप ऐड कर देते हैं तो ये होता है 9। तो ये तो नॉर्मली हमारा ये क्वेश्चन आ गया। ठीक, अब क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि ये जो नंबर है ना, अगर नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दे, लिखा है 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर है इसको 9 टाइम्स कर दिया जाए, तो जो नंबर का जो डिजिट है ना, अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, ये देखिए 10y प्लस एक्स को हमने लिख दिया 10x प्लस वाई। ये ऐसा नहीं कि इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, तब कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक, आपको इस वेरिएबल को चेंज करना है ऐसे, तब ये कहलाता है कि नंबर में जो डिजिट है वो इंटरचेंज हो गया। यही कह रहे हैं कि ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो इसको हम क्या करेंगे, जो नंबर है ना उसके डिजिट्स का हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये 2 टाइम्स ओरिजिनल नंबर के 9 टाइम्स के इक्वल है। तो ये मेरा टेंडेंसी था, मेरा एफर्ट ये था कि आपको ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझा दूं। अब नॉर्मल, अब जो प्रोसीजर है वो आप जानते हैं, कहिएगा क्या, नॉर्मल इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। इसको हम आगे भी ले चलते हैं यहां। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो इस सब को उठा के इधर ले जाइए, तो कितना होगा, ये हो गया 20x माइनस 9x माइनस 90y, और ये तो इधर ही है प्लस 2y इज इक्वल टू हमने 0 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो कितना होगा 11x, और इसको जब करेंगे तो माइनस 88y इज इक्वल टू 0, और 11 कॉमन लेके हटा दीजिएगा तो यहां हो गया x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? हमने 11 कॉमन ले लिया यहां से, तो 11 कॉमन लिया तो ये x माइनस यहां पर कितना 8 इज इक्वल टू 0। अब ये तो इक्वेशन 1 है ही, इसको इक्वेशन 2 मानिए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक लाइन लिख करके हम इसका एग्जिस्टेंस चेक कर लेते हैं। वैसे पता ही है कि ये एग्जिस्ट है, कहोगे कैसे, तो यहां देखिए a1 अपॉन a2 1 है, और b1 अपॉन b2 देखिए आपको पता ही है 1 अपॉन माइनस 8, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 8। तो ये तो यहां से पूरा क्लियर ही हो गया। देयरफॉर क्या, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर एग्जिस्ट। ठीक, अब यहां पर जैसे ये हमने कर दिया, अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। आपको लग रहा है ना ये दोनों क्या है, देखिए इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां सबट्रैक्टिंग, बात क्लियर हो गया, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड किस में से, फ्रॉम फर्स्ट। तो आप डाल दीजिए फर्स्ट को, यहां डाल दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 9, और ये भी आ जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू कितना 0। सबट्रैक्टिंग कर रहे हैं ना, तो साइन ही चेंज करना, इधर तो 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये कट गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये 9y इज इक्वल टू 9, तो यहां से y आ गया 1। वेरी गुड। अब इस y का वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए, तो क्या होगा, यहां फ्रॉम फर्स्ट डालिए
x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो यहां से x कितना आ गया 8। अब यहां करें क्या करेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर कितना, क्योंकि आपको क्या निकालना था, फाइंड द नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर, तो नंबर तो हमने मान रखा है यहां, ये देखिए, देन द नंबर कितना 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स, तो y हमारा 1, तो 10 इंटू 1 और प्लस x कितना हमारा यहां से 8 आ गया, तो फाइनल आपका 10 प्लस 8, तो आपका नंबर हो गया 18। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ पार्ट है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. And then find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. अब इस पूरे में, पूरा क्वेश्चन में एक ₹50 नोट्स और ₹100 नोट्स के इर्द गिर्द यह क्वेश्चन घूमता है। अब इसमें कैसे चेक करेंगे, ये देखिए, यहां पर फाइनल जो हमारा आखिरी पार्ट में लिखा है क्वेश्चन में कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। मतलब क्या, ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, उस पूरे क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है और जो सपोजिशन वाला पार्ट जिसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे, वो है नोट्स की संख्या कितनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स में हम इसको सपोज कर लेते हैं। जैसे लेट the number of ₹50 notes is equal to x and the number of ₹100 notes be y। तो हमने इसको क्या क्या सपोज कर लिया कि ये 50 रुपीज के नोट्स x है और 100 रुपीज के नोट्स y है। और जैसे हमने ये सपोज किया, अब ऊपर वाला जो फर्स्ट पार्ट है, यहां पर एक तो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन जो टोटल नोट्स है यहां से आ जाएगा। तो हम क्यों ना सबसे पहले ये जो सबसे सिंपलेस्ट वे है इसको हम लिख दें, क्योंकि जब बैंक वाले ने उस मीना को कितने पैसे दिए, 2000 दिए, और उन्होंने नोट्स काउंट किए, तो टोटल नोट्स कितने मिले उनको, 25। तो मुझे तो ये तो पता है कि 50 रुपीज के नोट्स x हैं और 100 रुपीज के नोट्स y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल हो गया, इन दोनों की संख्या को अगर ऐड कर दें तो ये 25 हो गया। तो ये तो बेहद ही सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमने फॉर्म कर लिया। अब आ जाते हैं, टोटल जो वैल्यू है वो है ₹2000। बहुत ही क्लियर है, आपको ये बात पता है कि नंबर ऑफ नोट्स जो ये हमारा है, उसमें अगर इसका जो एक्चुअल वैल्यू है ईच नोट का, अगर उसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल वैल्यू मुझे दे देगा। बहुत सिंपल है। जैसे मान के चलिए कि आपके पॉकेट में 5 नोट्स हैं और सभी नोट्स 10-10 रुपीज के हैं, तो टोटल कितने हो गए, 10 इंटू 5 50 रुपीज। तो कितना सिंपल है ये चीज, बस उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, यहां उसी कंसेप्ट को यहां अप्लाई कर रहे हैं। अब दूसरा जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो ये कि x के 50 नोट्स हैं तो 50x, y कितने 100 है तो 100 नोट्स हैं y के, और ये अब टोटल वैल्यू दे दिया तो टोटल मनी कितना 2000। तो इस तरह से ये हमारा इक्वेशन आ गया। चाहे तो इसको आप क्या करें, कैंसल आउट कर सकते हैं, आपका अपना मर्जी है। या तो आप इसके अंदर 50 या 100 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसको एलिमिनेशन करके निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि ये देखते हैं हमारा क्या है, ये थोड़ा सा नंबर बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं हो सकता है बिगर नंबर के साथ कैलकुलेशन करने के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए। तो इसीलिए हम अपना पैर पीछे खींच लिए और देखते हैं कि कुछ इसमें से कैंसल आउट होके छोटा हो सकता है। तो मैंने देखा ये तो बहुत बढ़िया बात है, 50 तो इन दोनों में कॉमन हो रहा है, तो यहां से जैसे 50 कॉमन ले लिया तो ये x बचा, यहां 2y बचा और इज इक्वल टू, अब यहां देखिए 50 4 जा 200, तो यहां आ गया 40। अब इसको यहां से हटा के और यहां पर हम 2 मान लेते हैं। एक बात बढ़िया से याद रखिएगा,
हमने जब ये फॉर्म किया तो वहां पर 2 इक्वेशन मानने के बजाय अब हम सिंप्लीफाई करके जो हमने माना है इसको हमने 2 मान लिया। अब देखिए पहले मैं एक बार इसका एग्जिस्टेंस चेक कर लेता हूं कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो देखिए a1 अपॉन a2 ये दोनों इक्वल है, और साथ साथ एक और खुशी की बात है कि ये जब दोनों इक्वल है तो फटाफट हम डिफरेंस कर देंगे तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिर इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहां b1 अपॉन b2 ये दे दिया 1 अपॉन 2। तो ये तो वैसे भी क्लियर है क्या, देखिए हियर a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2। सो क्या होगा, ये जो इक्वेशन है सो दे एग्जिस्ट, क्लियर है। तो जैसे एग्जिस्ट कर गया ये, वैसे हम क्या करेंगे, यहां से एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। अब सीधे टूट पर ये इस पर, तो क्या लिखेंगे यहां, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, ध्यान से सुनिएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब ऐसे करने से ये होगा कि हमने पीछे, क्योंकि हमने इसीलिए पलट दिया क्योंकि पीछे हमने सारे क्वेश्चन में यही करते आ रहे हैं। तो फ्रॉम बोला है तो इसको पहले लिख लीजिए, बस इसको याद रखिएगा। और आप किसी को भी किसी में से माइनस कर दीजिए, आंसर कभी गलत नहीं होगा, बस केवल आपके कैलकुलेशन एरर नहीं होने चाहिए। तो x प्लस वाई कितना दे दिया, 25, और इसको उठा के डाल दीजिए, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब यहां से सिंपली साइन चेंज कर दीजिए। बहुत हम पढ़ चुके हैं अभी तक, सारे क्वेश्चन में एक एक करके वही चीज पढ़ चुके हैं, साइन कैसे चेंज होता है। यहां से कट गया, अब यहां से क्या आ गया, माइनस वाई, और इज इक्वल टू ये देखिए ये दे दिया -15, क्लियर है। तो ये y का वैल्यू आ गया डायरेक्ट, y का वैल्यू आ गया 15। इसका मतलब 100 रुपीज के जो नोट्स थे वो आ गए कितना, 15। तो दैट मींस 1500 रुपीज आपको 100 के नोट से आ गए। अब इस y का वैल्यू आप फर्स्ट में डाल दीजिए, तो यहां लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो ये हो गया x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। अब यहां से कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो ये हो गया कितना, 10। तो अब ये बात आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया क्या, कि जो 50 रुपीज के नोट्स थे वो बैंक वालों ने उसके 10 दिए, और 100 रुपीज के नोट्स कितने दिए, 15। तो इस तरह से अगर आप पैसा जोड़ते हैं तो 1500 और 50 रुपीज के 10 नोट्स तो 500, तो 1500 और 500 कुल मिला के 2000। तो हमारा आंसर बिल्कुल टैली कर गया। तो इस तरह से ये कैलकुलेशंस का हमारा आंसर भी दे दिया और बिल्कुल सही भी आ गया। तो अभी हम चलते हैं लास्ट पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट है, और लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 days and additional charge for each day thereafter. Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. अब देखिए इस पार्ट से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। अब इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे इकट्ठा करें, ऐसे कि किसी लाइब्रेरी में अगर आप, एक रूल है कि अगर आप बुक इशू करवाते हैं तो 3 दिन तक अगर आप बुक को रखते हैं अपने पास तो एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और जैसे आप 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा बुक रखते हैं अपने पास तो वो एक्स्ट्रा डेज के चार्ज, मतलब 3 दिन के आगे का वो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा अलग से। तो इस पूरे क्वेश्चन में वही 2 अलग अलग डेटा को लेकर मुझे आगे बढ़ना है। तो अब कैसे, ये देखिए, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट a fixed charge for first 3 days। देखिए मैं बिल्कुल ही अच्छे से सपोज कर रहा हूं इसको, 3 days x कह रहा है कि a fixed charge, ठीक है, for first 3 days, तो ये हमने लिख लिया, and each day charge thereafter कितनी हो जाएंगी, y। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ये डेटा हमने इसी क्वेश्चन में से
कलेक्ट किया और इसको हमने सपोज कर लिया दो डिफरेंट वेरिएबल से। अब क्या करेंगे, देखिए कह रहे हैं कि जो हमारा सरिता है वो कितने दिन तक के लिए बुक रखी, 7 डेज। तो उस 7 डेज में x जो है ये कितने दिनों का पैसा है, तो 3 डेज के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x रुपीज तो वो 3 दिन के लिए दी ही, अब उनको एक्स्ट्रा पैसा कितने दिन का देना पड़ेगा। तो एक बार अपने मन में ये पूरा सिस्टम डालिए कि 3 दिन तक तो बुक के आपको जो फिक्स चार्ज है वो लगेंगे, तो वो हमने x दे दिए, लेकिन मैं वापस कर रहा हूं 7 डेज के बाद, तो मुझे 4 दिन जो मैंने एक्स्ट्रा रखे ना उसको मुझे किस के हिसाब से डालना पड़ेगा, इसके हिसाब से। तो इसमें लिखेंगे 4y और टोटल इस हिसाब से कितने बन गए पैसे, 27। तो पहले इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। तो यहां लिखा है 7 डेज, लेकिन हमने यहां 4y लिखा है क्योंकि आपको यह बात पता है कि 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज हमने ये x रुपीज पे कर दिया है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सुशी के लिए क्या है, सुशी ये इन्होंने भी x रुपीज तो 3 दिन के लिए दे ही दिया, लेकिन उन्होंने थोड़े से कम दिन के लिए रखी थी, ये उन्होंने 5 डेज के लिए रखी थी। तो 3 डेज के लिए तो ये पे कर चुका है, अब केवल 2 दिन के लिए जो एक्स्ट्रा रखी थी उसके पैसे देने पड़ेंगे और इस हिसाब से उसको टोटल 21 रुपीज देने पड़े। अब यहां से हम जल्दी जल्दी से एक बार एग्जिस्टेंस चेक कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 1 और b1 अपॉन b2 कितना 4 अपॉन 2, तो ये 2, तो ये बात आपको समझ में आ ही गया। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये क्या हो गया, दे एग्जिस्ट। ठीक, यहां तक हो गया। तो ये केवल आपको चेक करना था कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अब जैसे ही एग्जिस्ट करता है वैसे आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब आप तो बहुत ही खुश होंगे, बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल ही चुटकियों भर का खेल है। कहोगे कैसे, ये देखिए दोनों x इक्वल है, फटाफट क्या करेंगे हम लोग, दोनों को माइनस कर देंगे एक दूसरे से, x गायब, y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बस वही चीज हम यहां पर लिखने वाले हैं। तो क्या करेंगे, subtracting इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला लिख लीजिए, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, और माइनस ही करना है। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस 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 ये कट गया, यहां 2y इज इक्वल टू 6, 27 माइनस 21 6, तो यहां से y कितना आ गया 3। तो एक बात तो समझ में आ गया कि आप ईच डे, ये जो y है ना लिखा है, देखिए ईच डे चार्ज देयर आफ्टर, मतलब 3 दिन के बाद प्रत्येक दिन का जो चार्ज है वो 3 रुपए है। तो हमको ये निकल गया। अब तो लिखा है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर, ठीक है ना, ईच एक्स्ट्रा डेज। तो ईच एक्स्ट्रा डेज हमने लिख लिया ₹3। ठीक, अब यहां से इसका y की वैल्यू किसी में भी डाल दीजिए। तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या होगा, x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो ये कितना हो गया 15। तो ये 15 रुपीज आपको 3 दिन के लिए देने पड़ेंगे। तो ये एग्जैक्टली आपका पूरा का पूरा ये आंसर आ गया। तो x का वैल्यू ये 15 और y का वैल्यू 3। तो इस तरह से हमने बहुत अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज इसे लाइक तथा अपने दोस्तों के सभी ग्रुप में जबरदस्त तरीके से शेयर करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।